हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हमारे यूट्यूब चैनल पे द कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी। तो हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? ये हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स। अकाउंट सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? क्लास 11 के लिए अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। ये बुक जो इसमें हम रेफ़र कर रहे हैं, बुक रेफ़र कर रहे हैं हम टी.एस. ग्रेवाल्स जी की बुक है। टी.एस. ग्रेवाल्स जी की बुक है। 2021 सेशन के लिए जो बुक आई है वो बुक हम रेफ़र कर रहे हैं। ठीक है, और बताइए कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? चलिए, तो जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर कौन सा हम पढ़ रहे हैं? अभी हम जर्नल चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर कौन सा है इनके बुक के हिसाब से? ये चैप्टर नंबर 8 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 8 है ये हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। जो हमने यहाँ पे लास्ट सेशन में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एक तो कंसेप्ट पढ़े थे, कंसेप्ट ऑफ जर्नल एंट्री। इसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा था? इसके कंसेप्ट ऑफ जर्नल एंट्री के साथ साथ हमने पढ़ा था रूल्स ट्रेडिशनल से भी एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के बेसिस पे। फिर हमने जर्नल का फॉर्मेट देखा था कि जर्नल कैसे बनता है, और उसके बाद जर्नल की फॉर्मेटिंग देखने के बाद हमने एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करा था। ये हमने लास्ट लेक्चर में करा था। अब बात करते हैं आज के लेक्चर की। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कैश एंड क्रेडिट कंसिडरेशन कब कब आप मानेंगे। अगर कुछ दे रखा हो या नहीं दे रखा हो तो कब आपको कैश ट्रीट करना है और कब आपको क्रेडिट ट्रीट करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम। जर्नल की क्लास चलिए, जर्नल एंट्री के लिए मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ क्योंकि स्पेस में यूज़ करूँगा। ओके जी, प्लीज़ आपके जो भी कमेंट्स हों ये प्लीज़ आप मुझे अपने कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, या फिर इसमें कुछ मतलब ज़्यादा वो इलस्ट्रेशंस वगैरह सॉल्व करवाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ मैंने जो लास्ट चैप्टर पढ़ाया था अकाउंटिंग प्रोसीजर, उसमें मैंने जितने इलस्ट्रेशन थे, जितने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थे, सारे ही सॉल्व करवाए थे। तो आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ छोड़ा। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको इंक्लूड कर लूँगा। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8470877787। इस पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। 8470877787 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। ठीक है, ये आपको विजिबल है या मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा? मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। 8470877787। ठीक है, चलिए तो हम बात करने वाले हैं किसकी? ये मेरा नंबर है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं अभी किसकी? कैश एंड क्रेडिट कंसिडरेशन। कैश एंड क्रेडिट कंसिडरेशन इन किस में? इन जर्नल एंट्रीज में। कब कब आपको कैश ट्रीट करना है, कब कब आपको क्रेडिट ट्रीट करना है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ओके। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ फिर लिख दूँगा मैं। देखिए, आपने गुड्स परचेज़ करा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसी भी परचेज़र का या फिर सेलर का नाम दे रखा है, ये नहीं दे रखा है कैश का, कहीं पे उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कैश मतलब उस ट्रांजेक्शन में कैश की कोई चर्चा नहीं है, तो फिर उसको क्या ट्रीट करेंगे हम? क्रेडिट पे ट्रीट करेंगे। इसी की जगह पे अगर इसी के प्लेस पे अगर पर्सन का नाम भी दे रखा है, बट ये दे रखा है कि मान लीजिए मैंने मोहन को सेल करा,
सोल्ड गुड्स टू मोहन या सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश ऑफ ₹1 लाख, तो वहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन ट्रीट करेंगे, हम ट्रांजेक्शन ट्रीट करेंगे कैश में। और इसके ठीक अपोजिट अगर बस ये दे रखा होता कि सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर ₹1 लाख, तो वहाँ पे हम ट्रीट करते क्रेडिट में। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, परचेज की, तो अगर मैंने किसी से माल ख़रीदा है तो उसमें अगर मुझे क्या दे रखा है, उसका सिर्फ और सिर्फ मैंने इन ट्रांजेक्शन में सिर्फ नाम दे रखा है कि आई हैव परचेज्ड ₹1 लाख गुड्स फ्रॉम राधे श्याम ट्रेडर्स। ये राधे श्याम ट्रेडर्स हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। राधे श्याम ट्रेडर्स से मैंने क्या करा, ₹1 लाख का गुड्स परचेज करा बस, लेकिन उस पर वहाँ पे कैश की कोई चर्चा नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, फिर वो क्रेडिट ट्रीट हो जाएगा। तो जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो एक तो मेरा लेजर कौन सा रहेगा, एक लेजर मेरा रहेगा, एक अकाउंट मेरा रहेगा परचेज अकाउंट, और दूसरा अकाउंट राधे श्याम ट्रेडर्स अकाउंट। और वहीं पे सेल जो हमने करा था तो मोहन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, सोल्ड गुड्स टू मोहन वाला एग्जाम्पल जो था वहाँ पे मोहन अकाउंट को हम क्या करेंगे, हम करेंगे मोहन अकाउंट को डेबिट। मोहन अकाउंट को डेबिट करने के बाद क्रेडिट किसको करेंगे, हम सेल्स को करेंगे, ऑब्वियसली सेल्स को करेंगे, सेल्स रेवेन्यू है, ठीक है, चाहे नॉमिनल से ले लीजिए या फिर आप उस कंसेप्ट से ले लीजिए जिसमें कि ट्रांजेक्शन सर्विसेज ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको, उससे ले सकते हैं आप कि ट्रांजेक्शन थी, सर्विसेज थी, फिर से आपका गुड लक था, ये सारी चीज़ें बताई थी ना कंसेप्ट में मैंने, उससे भी आप इस ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री को फॉर्म कर सकते हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए, अब मान लीजिए कि ना बंदे का नाम दे रखा है, मतलब ना ही किसी पर्सन का नाम दे रखा है और ना ही कैश के बारे में चर्चा हो रखी है, तो हम हमेशा उसे क्या ट्रीट करेंगे, हम ट्रीट करेंगे कैश। क्या ट्रीट करेंगे, कैश ट्रीट करेंगे। फिर जो एक्सपेंस जो होता है, एक्सपेंस जब हम इनकर करते हैं, अगर मान लीजिए वहाँ पे ये दे रखा है कि मतलब कोई सा भी एक्सपेंस ले लीजिए, रेंट ले लीजिए, रेंट पेड टू मिस्टर घनश्याम। अगर मैंने ऐसा कहा रेंट पेड टू मिस्टर घनश्याम, तो वहाँ पे मिस्टर घनश्याम के अकाउंट से कुछ लेना देना नहीं है, लेना देना किससे है, मेरा लेना देना है रेंट से। रेंट मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस एंड फर्दर नॉमिनल अकाउंट, दोनों ही केस में क्या होगा, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से एक्सपेंस बढ़ा है तो उसको डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, अगर पेड वर्ड का यूज़ करा गया है तो क्रेडिट किसको करेंगे, हम ऑलवेज कैश को करेंगे, ठीक, ओके। नेक्स्ट, जो कैपिटल होता है, अगर वो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक। अब हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है बिज़नेस में, तो वहाँ पे क्या है कि या तो हम कैपिटल कैश के थ्रू लेकर के आएंगे या फिर बैंक के थ्रू लेकर के आएंगे। कुछ नहीं दे रखा है तो हम उसे कैश ट्रीट करेंगे। तो ये मैं आपको अभी लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। कैश एंड क्रेडिट कंसिडरेशन इन जर्नल एंट्रीज में क्या क्या रहेगा। यहाँ पे मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, मैं 5 चीज़ों को लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैंने बताया इफ नेम ऑफ सेलर और बायर इज only given and no discussion about cash, no mention about cash in given transaction। मतलब बायर सेलर का नाम दे रखा है लेकिन कैश की कोई भी चर्चा नहीं हो रखी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ट्रीटेड एज क्या, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ट्रीट होगा। यहीं पे इवन इफ नेम ऑफ बायर एंड सेलर is given
along with cash in transaction। किसमें? बायर एंड सेलर का नाम दे रखा है, कैश भी दे रखा है कि मैंने मोहन को 1 लाख रुपए का माल कैश में बेचा, तो वहाँ पे ट्रीटेड एज कौन सा? ट्रीटेड एज कैश ट्रांजैक्शन, ये ट्रीटेड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक, तीसरा जी, थर्ड नंबर, थर्ड क्या है? नो मेंशन अबाउट नेम ऑफ बायर और सेलर। कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है, ना ही बायर का नाम में रखा है, ना ही सेलर का नाम में रखा है। एंड ट्रांजैक्शन इज साइलेंट अबाउट कैश ऑल्सो। और ट्रांजैक्शन में क्या है? कैश भी नहीं दे रखा, बस ये बता रखा है परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स। तो वो भी हम क्या ट्रीट करेंगे? वहाँ पे हम क्या ट्रीट करेंगे? ट्रीटेड एज कैश ट्रांजैक्शन। ट्रीटेड एज कैश ट्रांजैक्शन। ओके, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस पेड is given along with receiver name। फिर भी हम क्या ट्रीट करेंगे इसको? इवन इफ एक्सपेंस पे किया गया है, वहाँ पे लिखा गया है रेंट पेड टू घनश्याम, मैंने लिखा है, लेकिन फिर भी ये क्या ट्रीट होगा? ये ट्रीट होगा आपको ट्रीटेड एज कैश ट्रांजैक्शन। एंड इसके साथ साथ एक तो कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट होगा एंड एक्सपेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्या होगा? एक्सपेंस अकाउंट को मैं डेबिट करूँगा, किसकी जगह पे? इंस्टीड ऑफ रिसीवर अकाउंट। जो मेरा खर्चा है अगर वो मैंने पे करा है तो मैं हमेशा क्या ट्रीट करूँगा? एक्सपेंस अकाउंट को मैं डेबिट करूँगा, ना कि मैं रिसीवर के अकाउंट को डेबिट करूँगा। तो वहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन आ जाएगी? रेंट पेड टू घनश्याम में रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। लास्टली कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कैपिटल क्या गया? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय at the time of start of business। जब मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा स्टार्ट ऑफ बिजनेस में, तो एक तो मेरा अकाउंट कौन सा ट्रीट होगा? वो कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट होगा। सेकेंडरी जो है वहाँ पे जब भी मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस करूँगा तो बंदे का नाम नहीं डाल के मैं क्या डालूँगा? कैपिटल अकाउंट। ठीक है। एक तो ट्रीटेड एज कैश ट्रांजैक्शन, ठीक, treated as cash transaction and capital account will be mentioned। ठीक है। जब भी मैं बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस करूँगा तो वहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट होगी, और कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट होने के साथ साथ कैपिटल अकाउंट मेंशन होगा। इसी के अपोजिट अगर मैं बिजनेस से पैसे निकालता हूँ पर्सनल यूज़ के लिए तो उस केस में क्या ट्रीट होगा? वो भी कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट होगा, बट
पैसे निकालने के टाइम पे मनी विड्रॉ, मनी पैसे मैंने निकाले, मनी विड्रॉ, इसको ट्रीट होगा, विल बी ट्रीटेड एज क्या, एज ड्राइंग्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट ट्रीट होगा। ठीक है, चलिए ओके, ये आपको आ गया कि कब कब हमें कैश लेना है, कब कब हमें क्रेडिट लेना है ट्रांजेक्शन में, ये आपको पता चल गया कि कैश एंड क्रेडिट कंसिडरेशन इन जर्नल एंट्रीज़ में क्या क्या कैश एंड क्रेडिट की कंसिडरेशन होती है, ये आपको पता चल गया। आप 1 मिनट लगा करके नोट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, इसकी बात करेंगे हम। एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ गुड्स के बारे में, कि गुड्स की ट्रीटमेंट जर्नल एंट्री में कैसे होगी। किसकी ट्रीटमेंट, गुड्स की ट्रीटमेंट जर्नल एंट्री में कैसे होगी। जब बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे हम, गुड्स की, गुड्स इन कंसिडरेशन ऑफ गुड्स इन जर्नल, किसमें, एंट्री में। ठीक, जर्नल एंट्री में गुड्स की कंसिडरेशन कैसे होगी। देखिए, इसके बारे में पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको। आप बिज़नेस कर रहे हैं या आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, आपने बिज़नेस कर रहे हैं या आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दो चीज़ें कर सकते हैं आप मान लीजिए दोनों में से कुछ भी कर रहे हैं। इन एनी केस जब आप उसको रीसेल के पर्पज़ से ख़रीदते हैं गुड्स, किसके पर्पज़ से, रीसेल के पर्पज़ से गुड्स ख़रीदते हैं। जब आप ख़रीदते हैं तो किससे डिनोट करते हैं, परचेज अकाउंट से। ठीक, जब आप बेचते हैं मतलब बाई करते हैं तो परचेज अकाउंट से डिनोट करते हैं, जब आप सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट से डिनोट करते हैं। ठीक इसी तरीके से जब आप वही गुड्स जो आपने रीसेल के पर्पज़ से ख़रीदा था बट आपको पसंद नहीं आया, तो उस केस में जब आप उसको रिटर्न करेंगे तो क्या ट्रीट करेंगे आप उसको, परचेज रिटर्न। इसी तरीके से आपने किसी को माल बेचा और उसको वो चीज़ पसंद नहीं आई, देन क्या होगा, वो सेल्स रिटर्न की तरह ट्रीट हो जाएगा। और यहीं पे आप कोई कुछ भी परचेज़ करते हैं जिसको कि आप रीसेल नहीं करते हैं। मान लीजिए कि आपने एक क्या ख़रीदा, एक लैपटॉप ख़रीदा, तो लैपटॉप जो आपने ख़रीदा उसको आप रीसेल नहीं करेंगे तो वो क्या ट्रीट हो जाएगा, वो एज ए एसेट ट्रीट हो जाएगा। और एसेट ट्रीट हो जाएगा तो वो किस में क्लासीफाई हो जाएगा, वो उस एसेट में क्लासीफाई हो जाएगा। ऐसे फर्नीचर ख़रीदा, एसी खरीदी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्पेसिफिक एसेट में क्लासीफाई हो जाएंगी। फिर आता है क्लोजिंग स्टॉक, एक कंसेप्ट आता है गुड्स में क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग, जो भी माल मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था 1 अप्रैल से और 31 मार्च को मान लीजिए मेरे पास मेरे गारमेंट्स के शॉप में 4000 जो हैं सो पीसेस जीन्स के बचे हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा। और जब वो नेक्स्ट ईयर में जाएगा तो वही मेरा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। और जब हम नेक्स्ट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितना का मैंने कॉस्ट का माल बेच दिया, जितना मुझे मतलब गुड्स सोल्ड की जो कॉस्ट थी, आपको आगे जाके पता चलेगा COGS क्या होता है। COGS बेसिकली होता है परचेज प्लस जो डायरेक्ट एक्सपेंस जो सेल्स से रिलेट हो सके उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स
सोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको कि हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? COGS। तो परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस COGS इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। और जो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन की जाएगी, आगे आप पढ़ेंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की जाएगी वो की जाएगी उस पर क्या कहते हैं, जो आपकी बुक वैल्यू उस पर, या फिर NRV पे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में से जो भी लो होगा उस पर हम क्लोजिंग स्टॉक की क्या करेंगे? वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या था? पर्पस ऑफ रीसेल। 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। पर्पस ऑफ रीसेल, रीसेल के या फिर मैन्युफैक्चर, पर्पस ऑफ रीसेल या फिर मैन्युफैक्चर। जरूरी नहीं कि रीसेल करें, आप मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। दूसरा है पर्पस ऑफ यूज इन द कोर्स ऑफ, किसमें? बिजनेस में। पर्पस ऑफ यूज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। एंड लास्टली क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, ओके, ये तो आपको पता चल गया। अब देखिए, पर्पस ऑफ रीसेल और मैन्युफैक्चर जब हम खरीदेंगे, तो जब परचेज होगा तो क्या लिखेंगे हम? परचेज का मतलब बाय के केस में हम क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट। यही अगर परचेज हमने रिटर्न कर दिया, रिटर्न गुड्स टू वेंडर। वेंडर किसको कहते हैं हम? वेंडर कहते हैं जिससे हम माल परचेज करते हैं, उसको हम कहते हैं वेंडर। ठीक है, जो कि हमें माल देता है उसको हम कहते हैं वेंडर। ठीक है, परचेज गुड्स टू वेंडर। अगर वेंडर को हमने माल रिटर्न कर दिया तो उसे हम किससे डिनोट करेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट से। ठीक, नेक्स्ट सेल। अब सेल कर दिया, अगर मैंने सेल करा तो सेल को मैं किससे डिनोट करूँगा? सेल्स अकाउंट से। किससे? सेल्स अकाउंट से। देन सेल्स। अब देखिए, एक होता क्या है, जब हमने सेल करा तो गुड्स कौन रिटर्न करेगा? रिटर्न गुड्स बाय कस्टमर। किसके द्वारा? कस्टमर, जब उसने माल रिटर्न कर दिया, रिटर्न गुड्स बाय कस्टमर। किस कौन से अकाउंट से डिनोट हो जाएगा ये? सेल्स रिटर्न अकाउंट से। अब सब में क्या रहेगा? गुड्स परचेज तो परचेज अकाउंट्स, गुड्स रिटर्न वेंडर परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल ऑफ गुड्स सेल्स अकाउंट, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, जिसको मैंने माल बेचा, सेल्स रिटर्न अकाउंट से। ठीक है, जब हम अपने बिजनेस के पर्पस, बिजनेस के यूज़ के लिए जब हम कोई एसेट लेते हैं या कुछ भी परचेज करते हैं, जिसको कि हमें क्या चलाना है, जिसकी लाइफ जो है 1 साल से ज़्यादा रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने लिया, मान लीजिए लेने के लिए तो मैं क्या कहते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी भी लूँगा, क्या उसको एसेट ट्रीट करूँगा मैं? नहीं, वो क्या हो जाएगी, बिजनेस में कंज्यूम हो जाएगी ना। मुझे बिल बनाना है तो बिल बनाने के लिए मैं स्टेशनरी लूँगा तो बिजनेस में कंज्यूम हो जाएगी। ऐसा कोई भी चीज़ जिसकी कोई ड्यूरेशन और लाइफ जो है ज़्यादा हो, जो लंबे समय तक चले, वो क्या कहलाती है? एसेट कहलाती है। ठीक, ओके। तो इसका क्या है पर्पस? यूज़ इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस के लिए यूज़ करना। तो विल बी ट्रीटेड एज, किससे ट्रीट होगा? विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट अकाउंट। ठीक है, विल बी ट्रीटेड एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट को स्पेसिफिकली आप उसके नेम भी डाल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपको परचेज करा आपने फर्नीचर, तो आप एसेट अकाउंट की जगह पे क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट। ठीक, एसेट अकाउंट से वो ट्रीट किया जाएगा, एसेट अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। फिर आते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? स्टॉक
lying in the business जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक हम कभी भी निकाल सकते हैं। आज मान लीजिए मुझे 1 तारीख है, एज ऑन डेट मुझे 1 तारीख क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो उसका भी निकाल सकते हैं हम। बट मोस्टली जो क्लोजिंग स्टॉक निकलता है कब निकलता है, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर लिख रहा हूँ एज ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्लोजिंग स्टॉक कभी का भी निकल सकता है, कब का, आज की डेट का है तो आज की डेट का भी क्लोजिंग स्टॉक कोई बोल सकता है निकालने के लिए, ठीक है। स्टॉक लाइंग इन द बिजनेस ऑन द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और आपके लिए लिख देता हूँ मैं, और द पीरियड गिवन। जो भी पीरियड दे रखा है, 1 दिन का पीरियड दे रखा है, दिन का हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल देंगे, मंथ का दे रखा है तो मंथ का निकाल देंगे, ईयर का दे रखा है तो ईयर का निकाल देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। ओके, नेक्स्ट इसको कैसे ये निकलता है, ये निकलता है मैंने बताया आपको, ओपनिंग स्टॉक जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था, प्लस जो मैंने करंट ईयर में परचेजेस करे, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, ओपी डॉट करके मैं लिख रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं यहाँ पे गुड्स सोल्ड लिख दूंगा, अगर मैं यहाँ पे गुड्स सोल्ड लिख दूंगा तो क्या दिक्कत आ जाएगी पता है आपको, क्योंकि गुड्स जब मैं सेल करता हूँ उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्लूड होता है। अगर मैंने यहाँ पे गुड्स सोल्ड लिख दिया तो क्या हो गया, उसमें प्रॉफिट का मार्जिन इंक्लूड होगा, उससे मेरा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम दिखेगी। एंड इक्वल्स टू क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक। ये तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब इसकी वैल्यूएशन कैसी होती है, इसकी जो है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जो होती है ये वैल्यूड होती है किस पे, बुक वैल्यू और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो वैल्यूड ऑन बुक वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। इन दोनों में से जो कम होगा, आइदर बुक वैल्यू है नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, इसके बेसिस पर इसकी वैल्यूएशन की जाती है। एनआरवी स्टैंड फॉर, एनआरवी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एनआरवी इज इक्वल टू नेट रियलाइजेशन वैल्यू। क्या मतलब है नेट रियलाइजेशन वैल्यू का, अगर मैं ये स्टॉक आज बेचूंगा तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, दैट इज़ व्हाट डज इट कॉल, इट इज़ कॉल्ड नेट रियलाइजेशन वैल्यू, ठीक है। चलिए ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्लास को आगे बढ़ा देंगे। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू को आप क्या कह सकते हैं, मार्केट वैल्यू भी कह सकते हैं। जो मार्केट की वैल्यू है दैट इज़ नेट रियलाइजेशन वैल्यू। इन दोनों में से जो कम होगी, किस किस में से, बुक वैल्यू, इसको आप कॉस्ट भी कह सकते हैं, बुक वैल्यू कैन बी कॉल्ड एज कॉस्ट। जो कॉस्ट है बेसिकली वो कॉस्ट, और एनआरवी विच एवर इज लेस, ठीक। चलिए तो हम अब क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये गुड्स का कंसेप्ट पढ़ा, इससे पहले हमने कैश एंड क्रेडिट का कंसेप्ट पढ़ा था।
ठीक है, ओके जी। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब देखिए एक कंसेप्ट आता है जर्नल जो एंट्रीज होती है, जर्नल एंट्रीज में आज हम कंसेप्ट की बातें कर रहे हैं, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा तो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं, कंसेप्ट्स की बात कर रहे हैं। एक कंसेप्ट आता है इसमें टोटलिंग एंड कास्टिंग का। कौन सा कंसेप्ट आता है, टोटलिंग एंड कास्टिंग का, ठीक है। टोटलिंग एंड कास्टिंग होती क्या है, जब हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं तो क्या होता है, एक पेज पर तो जर्नल एंट्री बनती नहीं है। मान लीजिए किसी एक महीने की जर्नल एंट्री बनानी है और 200 जर्नल एंट्री है, तो एक पेज पर तो पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या करेंगे, उस पेज के डेबिट का टोटल मारेंगे, उस पेज के क्रेडिट का टोटल मारेंगे, उसको लिखेंगे हम टू बैलेंस CF का मतलब कैरीड फॉरवर्डेड। फिर जब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो जो टोटल हमने लगाया है हम उसके टोटल को क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज के टॉप में जब एंट्री स्टार्ट होगी वहाँ पर हम लिख देंगे कि बाय बैलेंस BF ब्रॉट फॉरवर्डेड, ठीक है। तो हम कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, एक कंसेप्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं किसका, टोटलिंग एंड कास्टिंग इन किसमें, जर्नल एंट्रीज में, किसमें, जर्नल एंट्रीज में। टोटलिंग एंड कास्टिंग कंसेप्ट जो होता है ये जर्नल एंट्री, ये होता क्या है बेसिकली, एट द एंड ऑफ every page we total the sum of debit amount या डेबिट साइड कह सकते हैं, डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट, आप कॉलम ही कह लीजिए, समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। एट द एंड ऑफ एवरी पेज वी टोटल द सम ऑफ डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम and then forward the balance and then carry forward the balance by writing, क्या करके, लिख करके, by writing balance CF and at the opening of क्या, next page we brought forward the balance from last page by denoting, किससे डिनोट करते हैं हम, by denoting balance BF and this process क्या, and this process continue till the last given transaction
जो सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन दी रखी होगी तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। हर पेज का टोटल लगाएंगे, उसको बैलेंस CF लिखेंगे, फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर में हम बैलेंस BF लिखेंगे, मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड एंड कैरीड फॉरवर्डेड। ठीक है, इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं हम, टोटलिंग एंड कास्टिंग इन जर्नल एंट्रीज। फॉर एग्जांपल मेरा पेज नंबर 1 था, उसका टोटल आया 1 लाख डेबिट में, 1 लाख क्रेडिट में, मतलब 50,000, 10,000, 30,000 और 10,000 की मैंने ट्रांजैक्शन करी, तो टोटल कितना होगा 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये मैंने यहाँ पे क्या करा कि अब मेरा पेज मान लीजिए फुल हो गया, क्योंकि पॉसिबल तो है नहीं सारे जर्नल एंट्रीज एक पेज में ही हो जाएं, तो हम क्या करेंगे लास्ट में उसकी टोटल करेंगे, दोनों साइड की टोटल करने के बाद जो है हम वहाँ पे लिख देंगे बैलेंस CF। जब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो टॉप में हम क्या लिखेंगे, बैलेंस BF ब्रॉड फॉरवर्डेड। ठीक है, CF को हम ऐसे डिनोट करेंगे, CF एंड BF को हम ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, बैलेंस CF बैलेंस BF आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। अकाउंट्स में कैपिटल स्मॉल का कोई ज़्यादा इतना महत्व है नहीं, तो आप BF और CF कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जब हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो ऊपर हमने लिख दिया 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, फिर उस पेज की टोटल लगाएंगे हम, और जब तक हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन कंटिन्यू रहेगी तब तक हम ये प्रोसेस करते हुए जाएंगे, और जब लास्ट ट्रांजैक्शन आया तो वहाँ पे दोनों साइड का टोटल मैच हो जाएगा और ये काम ख़त्म। ठीक, ओके। तो ये हो गया टोटलिंग एंड कास्टिंग। क्या है ये, टोटलिंग एंड कास्टिंग इन जर्नल एंट्रीज। ये 1 मिनट में आप नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं हम। लिखा है एट द एंड ऑफ एवरी पेज वी टोटल द सम ऑफ डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम एंड देन कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस बाय राइटिंग balance CF carry forwarded, and opening of next page we brought forward the balance from the last page by denoting balance brought forward, and this process continue till the last given transaction. ठीक, ओके। चलिए, अब एक कंसेप्ट हम जर्नल एंट्री में और पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम, बता देता हूँ मैं। जर्नल एंट्री, सॉरी मैंने डिलीट कर दिया था। जर्नल एंट्री, ये देखिए, ये चैप्टर इतना ज़्यादा महत्व रखता है, इतना ज़्यादा महत्व रखता है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, इसका बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्व है अकाउंट्स के लिए। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश में लिखना है, तो ABCD जैसे ज़रूरत होती है वैसे ही क्या है, आपको इसमें जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए, और उसकी सही डेबिट एंड क्रेडिट की पोस्टिंग आप सही करेंगे। अगर आपने डेबिट एंड क्रेडिट की पोस्टिंग सही कर दी तो फिर लेजर में पोस्टिंग हो जाएगी, फिर ट्रायल बैलेंस, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ख़त्म काम। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपका जर्नल गलत हो गया, लेजर गलत हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस गलत हो जाएगा, और बैलेंस में, बैलेंस शीट में एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गलत फिगर चली जाएगी। ठीक है, इसका इतना महत्व है जर्नल का कि राइट ट्रीटमेंट होनी चाहिए, राइट अकाउंट को सेलेक्ट करके आप सही से डेबिट एंड क्रेडिट डालें। ओके जी, जर्नल एंट्री हम बात कर रहे हैं एक और कंसेप्ट की। आज बेसिकली हमने कंसेप्ट ही कवर करा अभी तक। ठीक है, तो एक कंसेप्ट हम क्या कवर कर रहे हैं आज, यहाँ पे हम कंसेप्ट कर रहे हैं कि जर्नल एंट्री जो होती है क्या होती है, एक तो सिंपल होती है, एक क्या होती है, सिंपल जर्नल एंट्री होती है। और ये जितने कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, ये आप अपनी जो 2 रजिस्टर बताए थे मैंने उसमें लिखेंगे आप। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं एक ही रजिस्टर में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से सॉल्व कर रहे हैं और थ्योरी वगैरह भी लिख रहे हैं, ये मत कीजिएगा। आप जो कंसेप्ट्स लिखा रहा हूँ उसको आप अलग से एक नोटबुक रखिएगा, रजिस्टर रखिएगा, उसमें आप लिखिएगा। एक होती है सिंपल जर्नल एंट्री,
एंड दूसरी होती है कंपाउंड। कौन सी? कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री क्या होती है, कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है? देखिए, जब मैं पहले बता रहा था, फिर मैं लिख दूंगा। जब मैं किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर सिर्फ और सिर्फ 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक अकाउंट डेबिट में और एक अकाउंट क्रेडिट में, तो वो क्या कहलाएगी? सिंपल जर्नल एंट्री। किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, ठीक है? कैसे 2 अकाउंट इन्वॉल्व है? अब एग्जांपल दे दूंगा मैं, चाहे वो डेबिट में इंक्लूड हो चाहे वो क्रेडिट में इंक्लूड हो, एक से ज़्यादा अकाउंट, मल्टीपल्स अकाउंट जैसे ही आ गए ईदर इन डेबिट और क्रेडिट, देन इट विल बी कॉल्ड कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो पहला क्या है? पहला हमने सिंगल जर्नल एंट्री एंड देन कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंगल जर्नल एंट्री का मतलब सीधा सीधा, जिसमें कि सिंगल नहीं, सिंपल जर्नल, इसको सिंगल भी कह सकते हो वैसे आप, कोई दिक्कत नहीं है। जर्नल एंट्री वैसे भी हर एक सिंगल ही होती है, एक सिंगल ही होती है। सिंपल जर्नल एंट्री मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ 1 अकाउंट in credit and 1 account in debit only, that will be called, what does it called? It is called simple journal entry. And in case of compound journal entry, when there is more than 1 account involved in the debit while debiting and while crediting, either debiting or either crediting, ठीक है? either और मतलब एक से ज़्यादा अकाउंट जो है या तो डेबिट में है या एक से ज़्यादा अकाउंट जो है वो क्रेडिट में है। मैं लिख देता हूँ, आप भी मेरे साथ नोट करेंगे। इसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे हम। सिंपल जर्नल एंट्री मीन्स when there is involvement, when there is involvement of one account in debit and in credit of transaction, then it is called क्या कहलाता है? सिंपल, क्या? सिंपल जर्नल एंट्री, देन इट इज कॉल्ड सिंपल जर्नल एंट्री। कंपाउंड किसको कहते हैं हम? कंपाउंड कहते हैं हम when there is involvement of more than one account in a transaction, किसमें? एक ट्रांजेक्शन, इन ए ट्रांजेक्शन either in debit or credit, then it is called, क्या कहलाता है ये? It is called compound जर्नल एंट्री। सर एग्जाम्पल अभी देते हैं, आप नोट कीजिए। अब एग्जाम्पल भी देते हैं हम। जब सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट कहाँ इन्वॉल्व हो? डेबिट में एंड क्रेडिट में ट्रांजैक्शन के, देन क्या कहलाता है? देन इट इज़ कॉल्ड सिंपल जर्नल एंट्री। और वहीं पे जब यहाँ पे एक से ज़्यादा अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट हो तो क्या कहलाता है? तब वो कहलाता है कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, ओके।
चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अब इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल कैश छोड़िए, आप हम देख लेते हैं यहाँ पे दूसरा सा सेम एग्जाम्पल में ही हम सोल्ड गुड्स, सेम एग्जाम्पल लेंगे हम दोनों साइड में, बस अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट हम बढ़ा देंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू मोहन, मोहन को मैंने कैश में क्या करा, सामान बेचा, तो एंट्री क्या आ जाएगी, एंट्री जर्नल एंट्री क्या आएगी, इवन इफ, क्या सबसे पहले मैंने बताया था कैश एंड क्रेडिट कंसिडरेशन के बारे में, इवन इफ नाम दे रखा है जो खरीद रहा है उसका, लेकिन अगर कैश की इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे क्या इन्वॉल्वमेंट है, कैश की इन्वॉल्वमेंट है, तो किससे ट्रीट करेंगे हम, उसको हम कैश ट्रांजेक्शन ट्रीट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ठीक, कितने से, मान लीजिए ये था 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ से मैंने माल बेचा था। ये कौन सी एंट्री कहलाएगी, ये कहलाएगी आपको सिंपल जर्नल एंट्री। ठीक है, ओके। अब इसके एग्जाम्पल के लिए, इसका जो एग्जाम्पल है मैं क्लियर कर, तो कंपाउंड का एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। इसी साइड में कंपाउंड का एग्जाम्पल भी दे दूँगा मैं। और आप लोग ठीक है ना, सब बढ़िया, मज़ा आ रहा है कौन से पढ़ने में, अरे बहुत आएगा, अभी देखते जाइए आप। अब एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड, एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या आ जाएगा, कंपाउंड जर्नल एंट्री एग्जाम्पल, कंपाउंड जर्नल एंट्री एग्जाम्पल आ जाएगा। मान लीजिए मैंने सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर रुपीज़ 7,000 for rupees 7,000 in cash and 3,000 in credit। मतलब 7,000 रुपये जो है, 7,000 रुपये का माल मैंने कैश में बेचा और 3,000 रुपये का माल मैंने क्या करा, क्रेडिट पे बेचा। ठीक है जी, ओके। तो एंट्री जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, आपको पता है, कैश अकाउंट डेबिट मोहन अकाउंट डेबिट एंड टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 7,000, यहाँ पे 3,000 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10,000। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट में इन्वॉल्व है ना, इसी तरीके से क्रेडिट में भी एक से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। मैंने खुद ही माल खरीदा, कुछ पैसे सॉरी, मैंने खुद ही माल खरीदा और खुद माल खरीदने के बाद मैंने, मान लीजिए 10,000 का मैंने ही माल खरीदा, मैं परचेज़ कर रहा हूँ, मैंने माल खरीदा और माल खरीदते टाइम पे 7,000 मैंने कैश पे कर दिए और बाकी 3,000 रुपये मैंने कहा मैं बाद में दे दूँगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर वहाँ पे जो क्रेडिटर है उसका अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, सिंपल जर्नल एंट्री एंड कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है जी, ओके। आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, आज तो फिर हमने कौन कौन से कंसेप्ट की बात करी है, हमने आज बात करी है, कौन कौन से कंसेप्ट कवर करे हैं, एक बार ही पहले मैं देख लेता हूँ कि और कुछ कंसेप्ट जर्नल एंट्री के लिए चाहिए होगा तो हम कर लेंगे।
चलिए डिस्काउंट रिबेट पहले हम इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो है हम डिस्काउंट एंड जर्नल की बात करेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया। इलस्ट्रेशन नंबर 3 छोटा सा है, 2 मैंने बोला था आपसे होमवर्क करने के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर ले, क्या कहते हैं आप, कर लें? चलिए इसमें कितने हैं, 3 4 5 10 दे रखे हैं, बस कर लेते हैं हम, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए तो फॉर्मेट बनाते हैं सबसे पहले हम। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, कौन से पेज पे है ये है पेज है आपका, पेज नंबर कौन सा है, 8.17। ओके, ये है पेज नंबर 8.17 पे इलस्ट्रेशन नंबर है, इलस्ट्रेशन तीसरा नंबर इलस्ट्रेशन है ये। ठीक है, जो आपको अगर बुक PDF चाहिए होगी तो प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में मैंने बुक दे रखा है, बुक की PDF मैंने दे रखी है, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलिए हम किसका जर्नल बना रहे हैं, देखते हैं। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन किसके लिए दे रखा है, ये दे रखा है नितिन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जो जर्नल एंट्री हम बनाएंगे वो हम किसके लिए बना रहे हैं, नितिन के लिए। तो हम लिख देंगे यहाँ पे जर्नल किसके लिए, जर्नल ऑफ नितिन। नितिन का जर्नल है वो बना रहे हैं हम। ये लगता है शायद ये दिख नहीं रहा आपको, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। जर्नल ऑफ नितिन, ठीक है, हम नितिन का जर्नल बना रहे हैं। फॉर्मेट आपको पता ही है, सबसे पहले डेट, सबसे पहले क्या आ जाएगी, डेट के बाद हमेशा आप, मैंने बोला है पार्टिकुलर्स का जो है कॉलम वो बड़ा रखेंगे, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट एंड देन क्रेडिट अमाउंट। ये फॉर्मेट आपको बनाना है। ठीक है, चलिए तो हमने क्या करा, सबसे पहले फॉर्मेट बना लिया। अब ट्रांजैक्शंस आती जाएगी, हम इसमें पुट करते हुए चले जाएंगे। जब भी एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी हम उसे लाइन्स, एक लाइन डाल करके बीच में स्पेस रखने के लिए उसे हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो डेट देन पार्टिकुलर्स देन LF का मतलब लेजर फोलियो नंबर, देन डेबिट अमाउंट DR अमाउंट किस में, रुपीज़ में, देन क्रेडिट अमाउंट किस में, रुपीज़ में। अब तो मैंने आपको इतने अच्छे से करवा दिया है कि आप फटाफट 5 मिनट लगाएंगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा आपको। मजाक नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ मैंने इतने अच्छे से करवा रखा आपको। किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट क्रेडिट करना है, ये फॉर्मेट बनाया आपने, डेट लिखी और एंट्री कंप्लीट। कैसे, देखते जाइए। पहला, नितिन ने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब किसके लिए ट्रांजेक्शन है, सबसे पहले हम ईयर लिख देंगे 2020 के लिए। किसके लिए ट्रांजेक्शन हो रही है, 2020 के लिए, 2020 के लिए ट्रांजेक्शन हो रही है। ठीक है, ओके। अप्रैल 1 नितिन ने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 1 अप्रैल 104 या फिर 1 अप्रैल भी लग सकते हैं आप, 1 STAPR। ठीक है, 104 क्या है, नितिन ने स्टार्टेड बिजनेस कैश। कैश नितिन ने बिजनेस स्टार्ट करेगा, एंट्री क्या बनेगी, कैश मेरे पास बिजनेस में आएगा और कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नितिन को किससे हम डिनोट करेंगे, कैपिटल से। बताया था जब भी कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेस में तो उसको हम कैपिटल से डिनोट करेंगे। और कैपिटल क्या होता है, इसका बैलेंस। इसको जब ये बढ़ता है तो क्या करते हैं हम, क्रेडिट। और कैश जो है मेरे लिए असेट है तो बढ़ेगा तो डेबिट। ओके, चलिए तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट
टू, या तो आप नितिन्स कैपिटल भी लिख सकते हैं या सीधा कैपिटल भी लिख सकते हैं। मैं सीधा कैपिटल लिख रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट। कितने से? ये है आपको 1 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। नरेशन डाल देंगे हम, बीइंग बिजनेस started with cash। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं being capital introduced by नितिन, ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं being capital introduced by किससे? नितिन ने। ठीक है, ये एक मेरी जर्नल एंट्री 1 अप्रैल की हो गई। नेक्स्ट है परचेज ऑफिस फर्नीचर इन कैश। ऑफिस फर्नीचर स्पेसिफिक बता रहा है, इसको रीसेल नहीं करेगा, अपने बिजनेस में यूज़ करेगा, तो क्या हो जाएगा? आज ही क्लास मैंने बताया है। सबसे पहले डेट कौन सी? 2/4, 2 अप्रैल है। क्या खरीदा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड टू, किससे खरीदा इसने? कैश दे रखा है, कैश अकाउंट। कितना? जी है, ये है आपको टोटल 5000 एंड 5000। ठीक है, मैं एंट्री लिख दूंगा बीइंग फर्नीचर या ऑफिस फर्नीचर, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश फॉर ऑफिस यूज। दे रखा है ना ऑफिस के लिए। तो ये मेरी 2 जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक, इसके बाद तीसरा परचेज गुड्स इन कैश स्पेसिफिक दे रखा है। ठीक है, कौन सी तारीख को? 3 तारीख को। तो क्या? परचेजेस अकाउंट, क्या करेंगे? परचेज अकाउंट को हम डेबिट, और किस में खरीदा है? टू कैश में, टू कैश अकाउंट। बीइंग गुड्स परचेजेस इन कैश। अमाउंट कितना है? अमाउंट है आपको 20,000। अभी देखिए मेरा पेज क्या हुआ, यहीं पे मेरा पेज ख़त्म हो रहा है ना, मेरा पेज यहीं पे ख़त्म। तो मैं यहाँ पे एक टोटल लगा दूंगा, और टोटल लगा के मैं लिख दूंगा बैलेंस CF। कितना? 1,25,000। ठीक, ओके, 1,25,000। कौन से अकाउंट को डेबिट करा, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करा? अगर इसके लिए रूल आपको देखने हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा। वैसे बता देता हूँ मैं, फर्नीचर असेट था, असेट बढ़ेगा तो डेबिट करा, और कैश असेट थी, कम हुआ तो क्रेडिट करा। परचेज अकाउंट यहाँ पे मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, और कैश मेरे लिए असेट है, कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। अब ठीक, मैं यहाँ पे जब नेक्स्ट पेज पे मैं आऊँगा, मान लीजिए मेरा पेज नंबर 1 था, अब 2 पे जब मैं आऊँगा तो ऊपर में क्या लिख दूँगा? मैं यहाँ पे लिख दूँगा, एक बार क्लियर कर देता हूँ। चलिए, ये हो गया क्लियर, यहाँ पे भी क्लियर, यहाँ पे भी क्लियर, यहाँ पे भी क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट 4 तारीख को 04/02, 4 तारीख को यहाँ पे मैं लिखूँगा बैलेंस
सबसे पहले तो ब्रॉड फॉरवर्ड कितना लेके आया था मैं 1,25,000 रुपये, 1,25,000, दोनों का टोटल यही था ना 1,25,000। अब क्या ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी, हरी एंड कंपनी से माल खरीदा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कैश एंड क्रेडिट कंसेप्ट में कि नाम दे रखा है हरी एंड कंपनी, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे हम ये गुड्स जो परचेज हुआ है, किसने परचेज हुआ है, ये गुड्स परचेज हुआ है क्रेडिट पे, अकाउंट क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट, अकाउंट डेबिट एंड टू हरी एंड कंपनी, अमाउंट 1 लाख, कितना है 1 लाख। आप लिख सकते हैं अपना नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम हरी एंड कंपनी, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी एंड कंपनी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट है आपको 5 तारीख को सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश। अब कैश के अगेंस्ट में गुड्स सोल्ड करा है, दे रखा है कैश के अगेंस्ट में गुड्स सोल्ड करा है, तो क्या डालूंगा मैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बताया था ना अभी आपको, रीसेल करने के लिए जब हम गुड्स खरीदेंगे तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, सेल से, ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कितना अमाउंट है, अमाउंट है जी आपको 20,000 एंड 20,000, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 6 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी। अब यहाँ पे रमेश एंड कंपनी का नाम दे रखा है, 6 अप्रैल चल रहा है, सॉरी अप्रैल चल रहा है, 6/4 और 6/4। सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी, रमेश एंड कंपनी दे रखा है यहाँ पे, इसका मतलब मेरा माल इसको मैंने क्रेडिट में दिया है, तो एंट्री क्या आ जाएगी, रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट एंड टू कौन सा अकाउंट, माल बेचा है ना मैंने, सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश एंड कंपनी। क्यों, अब देखिए तीनों अकाउंट की देखिए क्लासिफिकेशन कैसे, कितने, अच्छा पहले इस एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं, 75,000 एंड 75,000। अब एक बार इस एंट्री को समझ लेते हैं। परचेज अकाउंट क्या मेरे लिए क्या था, मेरे लिए एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, हरी एंड कंपनी लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, कैश अकाउंट मेरे पास बढ़ेगा तो डेबिट, और सेल्स अकाउंट मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट। रमेश एंड कंपनी अकाउंट मेरा क्या है, डेटर असेट बढ़ेगा तो डेबिट, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। पहले हम इस पेज का क्या करेंगे, टोटल लगा लेंगे, कितना हो जाएगा, बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड कितना आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 लाख, ये आ गया 2 लाख, 3 लाख, 3,20,000, 3,20,000, ठीक है, ओके जी। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे ओपनिंग में बैलेंस कितना आ जाएगा, 3,20,000, कितना बैलेंस आ जाएगा, 3,20,000, 1,25,000 की जगह पे कितना आ जाएगा, 3,20,000, 3,20,000, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3,20,000, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से हम ये अब 3,20,000। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री है पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश, सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ दे रखा है लेकिन क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या हो रहा है, डेबिट। बेसिकली हम किससे डिनोट करेंगे, 7 तारीख को अप्रैल 7
0704 सैलरी अकाउंट डेबिट एंड 2 किस में, कैश में, बीइंग सैलरी पेड टू स्टाफ। कितना अमाउंट दे रखा है आपको 15,000। कितना दिया, 15,000 रुपये। 15,000। ओके नेक्स्ट 8 तारीख को पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने पे करा, ठीक है, एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या हो जाएगा मेरा, एक्सपेंस अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, चलिए कितना अमाउंट है, अमाउंट है ये 2000 बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। ठीक, ये हम नरेशन लिख देंगे। फिर हम आते हैं कितने तारीख को, 9 तारीख को, 0904 पेड टेलीफोन बिल, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट क्या, डेबिट एंड टू कैश अकाउंट। कोई भी खर्चा जो रखा है, पे कर रखा है, तो उसको मैं क्या किससे मानूंगा, हमेशा मैं भले कुछ भी दे रखा हो, नाम भी दे रखा हो, तो फिर भी मैं यहाँ पे दे रखा होता टेलीफोन एक्सपेंसेस पे टू MTNL। ठीक है, तो MTNL नहीं लिख के, क्योंकि मेरे लिए एक्सपेंस है तो मैं एक्सपेंस से डिनोट करूँगा, बीइंग टेलीफोन बिल पेड। कितना पे कर रहा है जी, 500 रुपीज़। 500 रुपीज़। अब देखिए, सैलरी एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, कैश असेट घटेगा क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, कैश घटेगा क्रेडिट। टेलीफोन एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, कैश घटेगा तो क्रेडिट। हम फिर यहाँ पे बैलेंस को क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कितना बैलेंस हो गया, 335 to 337, 337,500, 337,500। ठीक है, आपके पास रजिस्टर होगा तो आपके पास क्या आ जाएंगी, मल्टीपल स्पेस होगा आपके पास, तो आप आराम से इसको, इतनी जल्दी आपको टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम इस एंट्रीज को क्लियर कर देते हैं। सिर्फ एक एंट्री 337,500 आ गया, वो बैलेंस ऊपर आ जाएगा और ये इलस्ट्रेशन हमारा सॉल्व हो गया। ये इलस्ट्रेशन क्या हो गया हमारा, इलस्ट्रेशन हमारा हो गया सॉल्व। 10 तारीख को फाइनल हम क्या करेंगे, 10 तारीख को हम एंट्री करेंगे और इलस्ट्रेशन सॉल्व हो जाएगा। 10/04 को लास्ट में परचेज स्टेशनरी एंड कैश। स्टेशनरी क्या है, एक टाइप का मेरे लिए खर्चा। जब भी स्टेशनरी की बात आएगी तो उसको हम डिनोट करेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से। किससे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। आप लोग प्लीज़ बताते रहिएगा आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके प्लीज़। ये डेबिट करूँगा मैं कितने से, 250 रुपये से, 250। और यहाँ पे बैलेंस कितना कैरी फॉरवर्ड करके लाया था, 337,500। कितना बैलेंस था, 337,500। और टू कैश अकाउंट 250। कितना, 250। जब मेरा जर्नल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं टोटल लगा लूँगा, बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश। तो यहाँ पे मेरा टोटल आ जाएगा जर्नल का, कितना टोटल हो गया, 337,750। 337,750। ठीक है, तो ये मेरा इलस्ट्रेशन हो गया कंप्लीट। ओके जी, चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, क्या होगा, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। डेबिट साइड टोटल, क्रेडिट साइड टोटल मैच, इसका मतलब ट्रांजैक्शन ठीक है, टोटल लिख दिया मैंने।
टोटल, ये मेरा हो गया मैच। तो आज की क्लास को हम सम अप करते हैं, एक बार देख लेते हैं। मैं 2 मिनट में बता देता हूँ आपको आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास जो हमने स्टार्ट करी थी वो स्टार्ट करी थी कैश एंड क्रेडिट कंसेप्ट से। कैश एंड कब हम ट्रांजेक्शन को कैश ट्रीट करेंगे और कब हम ट्रांजेक्शन को क्रेडिट ट्रीट करेंगे, और कैपिटल जब आएगा तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, कब कब हमें क्या करना है, क्या दे रखा, अगर कैश के साथ नाम भी दे रखा होगा फिर भी हम कैश ही ट्रीट करेंगे, और सिर्फ नाम दे रखा होगा तो हम क्रेडिट ट्रीट करेंगे, क्रेडिट में ट्रीट करेंगे उस ट्रांजेक्शन को, और अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हम उसे कैश में ट्रीट करेंगे। एक्सपेंस किसी को भी दे रहे हो हम तो एक्सपेंस को ही हमेशा हम डेबिट, जो मेरा एक्सपेंस होगा अगर पेड लिखा हुआ तो एक्सपेंस को ही हम डेबिट करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट ही ट्रीट करेंगे, उस एक्सपेंस स्पेसिफिक एक्सपेंस को लेकर के जाएंगे। ठीक है, फिर हमने कैपिटल के बारे में पढ़ा। कैपिटल जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो कैपिटल अकाउंट, जब जब कैपिटल विड्रॉ किया जाता है तो हम क्या डिनोट करते हैं, कैपिटल को ड्राइंग से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने पढ़ा नेक्स्ट गुड्स के बारे में, कि गुड्स होता क्या है बेसिकली। गुड्स जो है सो अगर हम रीसेल और मैन्युफैक्चर के पर्पज से कर रहे हैं तो परचेज एंड सेल से ट्रीट होगा। सेम अगर वेंडर को रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न, और अगर कस्टमर हमें रिटर्न करता है तो सेल रिटर्न, ये हमने पढ़ा। फिर हमने क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पढ़ा, क्लोजिंग स्टॉक जो क्या होता है और फिर उसके वैल्यू कैसे करेंगे, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे हम उसको लेके आएंगे। क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, एनआरवी का मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू भी होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आए हम टोटलिंग एंड कास्टिंग, एंड टोटलिंग के कंसेप्ट को हमने पढ़ा कि टोटलिंग एंड कास्टिंग का कंसेप्ट क्या होता है। इसके बारे में हमने जाना कि जो हर एक पेज होता है जर्नल एंट्री के लिए, जब तक ट्रांजेक्शन्स कंटिन्यू रहते हैं किसी भी पीरियड के, तब तक मान लीजिए एक दिन का ट्रांजेक्शन है तो उसे हम हमेशा डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम का टोटल लगा करके नेक्स्ट पेज में CF करके ले जाएंगे, और नेक्स्ट पेज के ओपनिंग में हम क्या लिख देंगे, सबसे ऊपर ब्रॉड फॉरवर्ड, जो कि मैंने ब्रॉड फॉरवर्ड लिख देंगे, जो कि मैंने ये जो इलस्ट्रेशन सॉल्व करी नंबर 3 इसमें मैंने करके बताया आपको कैसे आपको करना है। फिर हम आ गया है, फिर हमने देखा सिंपल जर्नल एंट्री क्या होती है, कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है। तो सिंपल जर्नल एंट्री क्या थी, सिंपल जर्नल एंट्री थी जिसमें एक डेबिट में एक अकाउंट एंड क्रेडिट में एक अकाउंट इन्वॉल्व हो, दैट इज सिंपल जर्नल एंट्री। एंड जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो आइदर डेबिट और क्रेडिट में, दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड जर्नल एंट्री। फिर हमने ये इलस्ट्रेशन करा। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। ऐसे ही आप हंसते मुस्कुराते रहिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बढ़ाते रहिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी लाइव आकर के आपसे क्लास ले सकें और आपसे मिल सकें। थैंक यू सो मच, थैंक्स वंस अगेन। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8470877787। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, 8470877717। थैंक यू सो मच, थैंक्स वंस अगेन, बाय, टेक केयर।